हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे। आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है, बस इसमें अब कुछ टर्म्स रह गई हैं और क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये कल एक टर्म एक्सप्लेन कर रही थी मैं जो आपकी यहाँ पे रह गई थी। इसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार। तो जो आपका माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, जो हमारी लैब में हम यूज़ करते हैं, आप सबने देखा होगा। आप प्रैक्टिकल भी करोगे, इसमें सेल की स्लाइड बनाओगे। ओनियन पील को यूज़ करते हैं हम इसके लिए। ठीक है, सेल होती समय है, लेकिन हम ओनियन पील, क्योंकि सेल आपको तभी दिखेगी अगर बहुत ही थिन सेक्शन हो, और इतना थिन सेक्शन काटना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम ओनियन पील है जो अपने आप में बहुत थिन होती है, उसमें बहुत ईजिली आपको सेल नज़र आती हैं। तो इसके लिए आपने इस तरीके से ग्लाइड स्लाइड लेनी होती है। बीच में आप ओनियन पील का पीस रखोगे, उसके ऊपर एक बूंद आप डालते हो ग्लिसरीन की। ये वही ग्लिसरीन है जो घरों में भी हम यूज़ करते हैं। और एक ड्रॉप हम डालते हैं सैफरिन की। जो सैफरिन है ये आपका स्टेन होता है। स्टेन का काम होता है कलर देना। ठीक है, तो ये सेल के कुछ पार्ट को कलर देता है जिससे वो आपको साफ नज़र आए। ठीक, तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको उसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर नज़र आती हैं बहुत सारी, और ये सारी आपकी क्या है, सेल। तो इसमें तीन चीज़ें आपको इजीली विजिबल हैं। एक तो ये सेल मेम्ब्रेन, बीच में आपको पिंक कलर का साइटोप्लाज्म नज़र आएगा, और एक बीच में डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल सेंटर में, ये आपका न्यूक्लियस। तो लाइट माइक्रोस्कोप में आपको सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीनों चीज़ें नज़र आ जाती हैं। इसके अलावा हम चीक सेल की भी स्लाइड बना सकते हैं। चीक में से थोड़ा सा टूथपिक लेके स्क्रैप करो, उसको स्लाइड पे रखो और अच्छे से फैलाओ, टीज़ करो, और सेम ऐसे ही ग्लिसरीन और सैफरन डाल के उसकी स्लाइड बना दो। ठीक है, तो जो हम लैब में यूज़ करते हैं ये लाइट माइक्रोस्कोप है। इसमें हम सेल को देख सकते हैं, बैक्टीरिया को भी देख सकते हैं, बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोआ भी देखे जा सकते हैं, लेकिन वायरस और जो आपकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं, इनको इसमें नहीं देखा जा सकता है। उनको केवल देखा जाता है आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, जो क्लास में यूज़ होता है लैब में वो आपका लाइट माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। उसमें हम बहुत ही छोटे पार्टिकल, जो कि वायरस है, वो बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटा है, उसको भी देख सकते हैं, प्लस हमारी जो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनको भी देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद सेल ये सारे आपके हो गए थे। यूनिसेलुलर, those organisms which are made up of one cell, multicellular which are made up of more than one cell। तो यूनिसेलुलर में आपके अमीबा आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, और मल्टीसेलुलर में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सब आपका हो चुका है। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आ गए थे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो रॉबर्ट हुके थे जिन्होंने सबसे पहली बार सेल को देखा था। किस में देखा था? कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है? इस तरह का आपने देखा होगा, जो पुरानी बोतलें होती थी उन पर लकड़ी का इस तरीके से हम कैप लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, ये वुड का होता है। ठीक, तो इन्होंने इसकी बहुत पतली सी स्लाइड बनाई थी। तो उसमें क्योंकि ये डेड होती, जो वुड होती है ये डेड सेल होती हैं, तो उन्हें इस तरह के बॉक्सेस नज़र आए, लेकिन वो अंदर से खाली थे। ना तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म था, ना ही उनके अंदर न्यूक्लियस था। तो इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया सेल्स, क्योंकि सेल का लैटिन भाषा में मीनिंग होता है रूम, कमरा, खाली जगह। तो उनको खाली नज़र आ रहे थे सारे, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम रख दिया था सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसमें कि किसने सेल को डिस्कवर किया था, कौन से ईयर में किया था। 1665 में किया था। किस मटेरियल में किया था? कॉर्क में किया था। और उन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया था वो भी खुद बनाया था, सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल क्योंकि सारे जीव किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, और फंक्शनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिक यानी कि जैसे रेस्पिरेशन,
डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारी हमारी क्या है, मेटाबॉलिक, यानी कि इन सब में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। तो ये जो सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं ये एक सेल के अंदर ही होती हैं। अभी आपने देखा भी था, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, डाइजेशन में लाइसोसोम हेल्प करता है, ठीक है। तो इस वजह से जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। नेक्स्ट है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन और आउट ऑफ द सेल, यानी कि ये अंदर और बाहर कैसे जाते हैं। CO2, तो CO2 क्या है, गैस है, तो ये बाय डिफ्यूज़न अंदर जाती है, ठीक है, या बाहर निकलती है। और जी वाटर, तो वाटर के लिए आपको टर्म बताई थी हमने, ओस्मोसिस, ठीक। तो CO2 के लिए डिफ्यूज़न और वाटर के लिए ओस्मोसिस, ये टर्म्स आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट है आपका, वाई इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल, ये भी डिस्कस हो चुका है आपका, क्योंकि ये सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर और बाहर जाने देती है, ये कंट्रोल रखती है, ठीक है। इसकी अनुमति के बिना कोई भी चीज़ सीधी अंदर और बाहर नहीं जा सकती, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर और बाहर जाने देती है। उसके बाद आपका ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ये पार्ट भी आप अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। साइज़ छोटा होता है इसका, ये साइज़ इतने से इतना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, आप सीधा स्मॉल और लार्ज लिख सकते हो। न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। और प्रोकैरियोटिक में लिखा हुआ है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसमें एक से ज़्यादा होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं और इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेल्स विच हैव स्टडी, यानी कि जिसका अपना अलग से DNA और राइबोसोम होते थे। तो ऐसी हमारी 2 ऑर्गेनेल्स हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंसेस व्हाट विल हैपन। तो अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन यानी उसके अंदर सब कुछ अगर वो टूट जाए, ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा, तो सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग। आप सीधा ये लिख दोगे कि जो सेल है वो अपना काम करना बंद कर देगी, ठीक है, सब कुछ रुक जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, वाई और लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग, तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं और अगर बाई चांस इसकी मेम्ब्रेन फट जाए, टूट जाए, तो ये सारे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे एंड दे कैन डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। वाई आर प्रोटीन सिंथेसाइज, सॉरी वेयर आर, कहाँ पे, तो प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री हम बोलते हैं राइबोसोम्स को, वो चाहे ER पे प्रेजेंट हो यानी कि RER हो, लेकिन बनाते कौन है, राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर, ये आपका यहाँ पे भी दोबारा रिपीट हो रहा है, वही है, प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक बड़ी होती हैं। इसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसका एक से ज़्यादा होता है, ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं, ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक के आपके एग्जांपल हैं साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, और जी यूकैरियोटिक सेल के आपके एग्जांपल हैं प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही टूट जाए, फट जाए, तो क्या होगा, तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन विल डिस्ट्रॉयड और इट विल स्टॉप फंक्शनिंग, ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन ही तो सब कुछ अपने अंदर बांधे रखती है, मेम्ब्रेन ही गई तो सब कुछ बाहर और सब कुछ बाहर, तो यानी कि ख़त्म, और इट विल स्टॉप फंक्शनिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका
मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस में ज़्यादातर 3 क्वेश्चन है आपके। एक तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर, दूसरा एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर, तीसरा RER और SER में अंतर। ये तीनों काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, बाकी इनके मुकाबले कम पूछे जाते हैं। तो एनिमल सेल हैं तो पहला, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है, ठीक है। मैं केवल जो मेन पॉइंट्स है उनकी बात करूँगी। दूसरा मेन वैक्यूल्स का होता है। जो एनिमल सेल है इसमें या तो वैक्यूल्स होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और बहुत सारे। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। लगभग सेल का जो 90% भाग होता है वो वैक्यूल ही होता है। आपको बताया था मैंने रीज़न, क्योंकि जो प्लांट है उनका कोई एक्सक्रिएटरी सिस्टम नहीं है। हमारे अंदर तो एनिमल सेल में तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, वो समय समय पर अपने बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। वो क्या करते हैं, अपने वेस्ट को अपने अंदर ही स्टोर करते जाते हैं। इस वजह से उनका जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है, ठीक है। तीसरा प्लास्टिड एब्सेंट। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते, प्लांट सेल में होते हैं। तीनों प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें सेंट्रोजोम होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होते। अब सेंट्रोजोम आपकी क्या स्ट्रक्चर है, ये आपकी सेल डिवीज़न में मदद करते हैं, ठीक है। जब सेल को डिवाइड करना होता है उस वक्त आपकी मदद कौन करता है, सेंट्रोजोम। जैसे ये सेल डिवाइड होती है तो यहाँ पे ये सेंट्रोजोम होते हैं जो इस प्रकार से आपके ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। बीच में आपके ये क्रोमोजोम है, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर इस तरीके से अटैच हो जाते हैं और अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। तो आधे क्रोमोजोम आपके ऊपर चले जाते हैं, आधे नीचे आ जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से बाद में ये एक सेल से आपकी 2 सेल बन जाती हैं विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो यहाँ पे जो ये डिवीज़न हुआ है क्रोमोजोम का, उसमें इनका रोल होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसमें वो एब्सेंट होते हैं, ठीक। दे आर यूजुअली स्मॉलर इन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्मॉलर बिगर। गोल्गी बॉडीज़ आर प्रेजेंट। तो एनिमल सेल में हम गोल्गी बॉडीज़ बोलते हैं और सेम उसी चीज़ को प्लांट में डिक्टियोजोम बोला जाता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी का ही दूसरा नाम डिक्टियोजोम है। नेक्स्ट अब आपका व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ द सेल इफ़ देयर वाज नो गोल्गी अपैरेटस। तो अगर गोल्गी अपैरेटस नहीं होगा तो गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन क्या थे, पैक करना, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड्स जो ER इसकी तरफ भेजता है उसको पैक करना, पैक करने के बाद उसको सही जगह पे यानी कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डिस्पैच करना, ठीक है। और मॉडिफिकेशन भी था। तो जाहिर है ये तीनों काम ही रुक जाएंगे। अब ER ने तो प्रोटीन बना दी, ठीक है। और प्रोटीन आपके ज़्यादातर क्या होते हैं, एंजाइम्स, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं डाइजेशन से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, और ये सब कैटेलाइज होती हैं एंजाइम के द्वारा। और अगर एंजाइम बंद तो गया है लेकिन उसको सही जगह पे ना तो पैक करके भिजवाया गया है तो वो रिएक्शन तो कंप्लीट नहीं होगी ना। तो यानी कि एक एक करके आपके सारे काम रुक जाएंगे एंड सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनली इज़ नोन एज पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी होती है क्योंकि इसमें वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक है। फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देना, ठीक है। और फिर उसमें आपकी एनर्जी निकलती है, CO2 निकलती है। जो एनर्जी है वो ATP के रूप में स्टोर हो जाती है बॉडी में, और CO2 को आप बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला और लाइसोसोम वाला। Where do the lipids and protein constitute the cell membrane get synthesized। तो लिपिड एंड प्रोटीन ER बनाते हैं, आपको बताया था। जो रफ ER है वो तो प्रोटीन बनाता है और जो स्मूथ है वो लिपिड बनाता है, ठीक है। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो अमीबा अपना फूड कैसे प्राप्त करता है, बाय
एंडोसाइटोसिस जो हमने कल पढ़ा था, जो भी इसको फूड पार्टिकल दिखता है तो उसके तरफ ये अपनी इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि इसके हाथ पैर तो होते नहीं हैं। इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया फिर जॉइन हो जाते हैं इस तरीके से, और जो ये फूड पार्टिकल है ये इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर ये वैक्यूल की शेप ले लेता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कल। मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका कैरी आउट द फॉलोइंग। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, इसको कल डिस्कस कर लेंगे। अभी तो अब आपके ये डिफरेंस आ गए हैं। इन डिफरेंस में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये तो कम, इसमें ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका। ये जो मेजर डिस्कवरीज़ हैं ये ज़रूर पूछी जाती हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सेल को, रॉबर्ट हुके ने तो सेल डिस्कवर की थी, और जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहली बार देखा था। ठीक है, स्केलेडियन और स्कैनवॉन ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये पहला पॉइंट है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि प्लांट एनिमल वो सब सेल के ही बने होते हैं। ठीक है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये इसके पॉइंट है। पुरकिंजी ने क्या किया था, उन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म दी थी। ठीक है, वर्चो ने, इन्होंने इसी सेल थ्योरी में एक पॉइंट और ऐड कर दिया था कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रॉबर्ट हुके आ चुका है, इन्होंने सेल डिस्कवर की थी और कॉर्क में की थी। ल्यू वैन होक ने क्या किया था, डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर बाय इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, फ्री लिविंग सेल्स, तो उन्होंने पॉन्ड वाटर में, यानी कि उन्होंने एनिमल सेल देखी थी पॉन्ड वाटर में, और दूसरा माइक्रोस्कोप यूज़ किया था जो रॉबर्ट हुके ने किया था। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक, बाकी अब जो रह गया उसको कल डिस्कस करें।